जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किम और मुझसे मिलने के लिए बोस्टन से फिनिक्स आया। वह शेयरों और रियल एस्टेट में हमारे किए कामों से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिन उसे मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाई जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि से उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिसोर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया जिसने उस दोपहर रिचर्ड को वह मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फोन लगाकर कार्ड मालूम किया। उसने बस इतना कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी तो वह इच्छात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वह छोटा मकान हर महीने $1,000 किराया देने लगा। ठंड के महीनों में $2,500। मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को तो बस $5,000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वह आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और यह हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखें। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा एफडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखता हूँ। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है जो निश्चित रूप से एफडी पर बैंक की ब्याज दर से ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट के कारण सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और यह भी ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। वे सिर्फ फॉर्मूले पर खरीदे जाते हैं, उसकी वजह से वे सुरक्षित होते हैं। बस उनमें तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं उन्हें 2 से 7 साल तक की एफडी मानता हूँ। हर बार जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि यह खतरनाक है, खास तौर पर तब जब उनका खुद का पैसा एफडी में लगा हो। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला तो वे किसी मित्र या निवेश पत्रिका का हवाला देते हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है, लेकिन वे वह काम करने वाले आदमी को बता रहे हैं कि उसे यह क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 16% की न्यूनतम आमदनी की उम्मीद करता हूँ, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम मुनाफे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही शंकाएं और निराशावाद की ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने पर विवश करता है। असल संसार इंतजार कर रहा है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए हैं। जैसा मैंने कहा था, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान होता है। इसमें ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपनी शंकाओं के कारण ही ज्यादातर लोग निष्क्रिय रहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अमीर डैडी कहते थे, निराशावादी कभी नहीं जीतते हैं। अनियमित शंका और डर के कारण इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। अमीर डैडी स्पष्ट करते थे कि आलोचना आंखें बंद कर देती हैं, जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को यह देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। इसकी बदौलत वे उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं देख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता हर तरह की सफलता की कुंजी है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है।
यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूँ, मुझे प्राय यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी निराशावादी के बहाने कहते थे। वह व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, तो मेरा मन होता है कि मैं पलटकर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह मेरा प्रिय काम है? वे दरअसल ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूँ और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज़्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी में नहीं करना चाहता मैं छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट्स को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है। क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल एस्टेट खोजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदों के बारे में रियल एजेंट से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वह और भी मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता मैं छिपी है से अमीर डैडी का यही मतलब था। चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वे अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति पैसे गंवाना चाहता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा ना गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नज़र डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरा मित्र चिंता का कीड़ा या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आमतौर पर उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ सालों में ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे, हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफ़ी सारे शेयर पहले से ही थे। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ते शेयर वाली ऑयल कंपनी खोजी जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव पर 15,000 शेयर खरीद लिए। 3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि हर महीने पहले ही उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरे दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग यह समझ लें कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है, तो ज़्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करने लगेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए जब भी मैं लोगों को उनके मैं नहीं करना चाहता पर ध्यान केंद्रित करते देखता हूँ और वे जो चाहते हैं उस पर से ध्यान हटाते हुए देखता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि उनके दिमाग में बहुत शोर हो रहा होगा। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो गया है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट खराब हो रहे हैं, इसलिए वे अपने नहीं करना चाहता से बचते हैं।